हेलो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी का जो पार्ट सेकंड देखेंगे और बायोलॉजी पार्ट सेकंड में आपके लिए लाए हैं बहुत ही अच्छा टॉपिक है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो जो हम खाना पीना खाते हैं या फूड चेन जो लेते हैं वो किस भागों में कैसे कैसे टूटता है और जो हमारा वेस्ट मटेरियल है वो आपका कैसे उत्पत्ति होती है उसकी और किन किन माध्यमों से उत्पत्ति आपकी इसकी होती है। तो पाचन तंत्र में हम थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं डायग्राम से आपका कि पाचन तंत्र को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, दो भागों में बांटा है। एक हमारा क्या है, सिंपल सा आहार नाल है और एक हमारा क्या है, पाचन ग्रंथियाँ हैं। जिन पाचन ग्रंथियों से कुछ न कुछ पाचक रस निकलते हैं वो हमारी पाचक ग्रंथियाँ कहलाती हैं। तो आहार नाल हमारा कितना होता है, लगभग आपका अगर बात करता है तो 9 मीटर या 33 फीट का होता है। 9 मीटर या हमारा क्या हो जाएगा, 33 फीट का हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है आपका आहार नाल कितना होता है, तो 33 फीट का समथिंग आपका होता है, जो माउथ से लेकर और आपका एनएस तक होगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं आपका एलिमेंट्री कैनाल की, आहार नाल की। तो पहला हमारा होता है माउथ कैविटी, फिर ग्रास नली, आइसोफेगस, अमाशय यानी स्टोमक। जो ग्रास नली होती है वो लगभग आपके 20 से 25 सेंटीमीटर होती है और अमाशय जो होता है, अभी हम डायग्राम देखते हुए चलेंगे अमाशय का भी। तो अमाशय जो होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। फिर छोटी आंत है। छोटी आंत के हमारे जो हैं 3 पार्ट होते हैं, जो जिसमें आपका हो जाएगा ग्रहणी यानी ड्यूडेनम हो जाएगा और इलियम हो जाएगा, तो जुजूनम हो जाएगा। तो हम ये बात कर लेंगे या और यहाँ पर हमारा जुजूनम की हम बात करेंगे। और फिर ये जो सीकम भाग दिख रहा है ये भी आपकी बड़ी आंत का ही भाग है। तो बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। ये 3 भाग आपके हो जाएंगे बड़ी आंत के। इनमें हम अभी देखेंगे क्या क्या पाचन होता है, किस किस चीज़ का पाचक होगा, भोज्य पदार्थ कहाँ से हमारा उत्पत्ति होगी जाकर, अंतिम रूप उसका क्या बनेगा। अब हमारी कुछ पाचन ग्रंथियाँ हैं जो भोज्य पदार्थ को पचाने के लिए कुछ पाचक रस का सिक्रीशन करती हैं, कुछ पाचक रस का उत्सर्जन करती हैं, वो हम देखते हैं आपका। तो लार ग्रंथियाँ हैं, जैसे लार ग्रंथि से हमारा निकलेगा टाइलिन, एमाइलेस, लाइसोजाइम। यकृत है, ये भी इसमें से लिख रहे हैं बिलुरबिन, बिलुरवर्डिन। पैनक्लियाज है यानी अग्नाशय है, जो हमारे मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि और पहली मिश्रित या एकमात्र मिक्स ग्लैंड है। तो ये हमारी 3 ग्रंथियाँ हैं, इन पे हम वर्क करेंगे। अभी चलते हैं आगे, डायग्राम को हम थोड़ा समझते हैं। तो डायग्राम में हम देख रहे हैं आपका, अगर यहाँ हम बात करते हैं माउथ से आपका, तो ये माउथ से आपका भोज्य आप लेंगे यानी माउथ कैविटी आपकी, जो आपके भोज्य यानी मुंह में जो पचेगा आपका, जो हमारा बोलस कहलाएगा। और फिर फेरिक्स के माध्यम से, आइसोफेगस के माध्यम से, ये जो विंड पाइप है इसके माध्यम से भोज्य पदार्थ सीधे कहाँ पहुँच जाएगा, आपके अमाशय में पहुँच जाएगा। अमाशय में पहुँचने के बाद में आपका यहाँ पाचन होगा 3 से 4 घंटे और फिर उसके बाद में आपका भोजन जो जाएगा छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत और रेक्टम। और कुछ हमारी ग्रंथियाँ जो लगी हुई हैं, जैसे आपका यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा यकृत लगा हुआ है, ये हमारा अमाशय है, ये जो दिख रहा भाग अमाशय हो जाएगा, ये बीच में भाग आपका अग्नाशय हो जाएगा और ये बीच में जो दिख रहा है आपके लीवर के पास में ही, यकृत के पास में ही पित्ताशय। और ये जो घूमा हुआ भाग दिख रहा है ये हमारा क्या है, ड्यूडेनम यानी ग्रहणी है। क्षुद्रांश मीन्स हमारा यानी छोटी आंत, बृहदांत मीन्स यानी हमारा बड़ी आंत। तो ये भी बात कर रहा है यहाँ पर, ये ग्रास नली है और हमारी लार ग्रंथियाँ हैं और दांत हैं। तो हम पढ़ेंगे इन्हें डिटेल से आपका। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, अपेंडिस, वर्मीफोर अपेंडिस, बड़ी हाथ का हिस्सा है, जो हमारा वेस्टिएज ऑर्गेन है, हमारे शरीर का वेस्टिएज ऑर्गेन है, अवशेषी अंग है। फिर हम बात करेंगे आपका मलाशय की, ठीक है। अवशिष्ट जो वेस्ट मटेरियल होगा वो मलाशय के माध्यम से निकल जाएगा। आगे हम बात करते हैं पाचन तंत्र की क्रिया, जो 2 भागों में बांटी गई है, हम बता ही चुके हैं आपको, एलिमेंट्री कैनाल और रिलेटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड। बात करते हैं आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल की। तो आहार नाल हमारा अभी बताएं लगभग 33 फीट की होती है,
या 9 मीटर की लगभग होती जाकर है आपका। तो मुंह से लेकर एनएस तक इसका यानी विस्तार रहता है। यानी आगे बात करते हैं कि जो माउथ है हमारा, तो यहाँ हम टॉपिक अभी बता ही चुके हैं आपको, ये टोटल किस टाइप से हमें पढ़ना है। तो हम पहले देखते हैं आपका माउथ के बारे में। तो माउथ में आपका क्या है, यानी माउथ कैविटी भी हम इसे बोल देते हैं। तो माउथ में सबसे पहले हमारे लिप हैं। लिप का ज़्यादा वर्क नहीं होता। लिप हमारे क्या है, कुछ शब्दों को बोलने के लिए भी उत्तरदायी है। और जो लिप होते हैं ये हमारे सूख जाने का मुख्य कारण है, क्योंकि इसमें कोई भी क्या है आपकी ऑयली ग्लैंड नहीं पाई जाती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारी ऑयली ग्लैंड पाई जाती हैं क्या लिप में, तो बिल्कुल नहीं। इसी कारण आपका क्या है, ये गर्मियों में आपके इन पे क्या है, एक लेयर बन जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम टीथ का। इनका जो अध्ययन करते हैं हम ओडोंटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं आपका, ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत का जो हम अध्ययन करते हैं ओडोंटोलॉजी में करते हैं। पूछ लेता है कभी कभी क्वेश्चन कि किस में करते हैं, तो ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत हमारे जो बनावट के अनुसार अगर हम पूछते हैं, यानी प्रकार के अनुसार अगर हम पूछते हैं, तो टाइप्स ऑफ जो टीथ होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ टीथ, यानी हमारे टेम्परेरी और परमानेंटली। टेम्परेरी यानी अस्थायी, परमानेंटली और स्थायी। स्थायी दांतों की संख्या 32 होती है और अस्थायी दांतों की 20 होती है। कैसे कैसे होती है हम बात करेंगे। अगर पूछता है टाइप्स ऑफ टीथ, तो 4 टाइप्स ऑफ टीथ, और वर्क के अनुसार हैं ये आपके। इनका काम क्या है, तो सबका अलग है। शॉर्ट ट्रिक में आप याद रख लीजिए बिल्कुल क्रम से, ICPM, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो यहाँ से वो याद कर लीजिए, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके जो वर्क हैं अभी हम देखेंगे इनका वर्क क्या है। तो अगर हम बात करते हैं कृंतक की, तो कृंतक का वर्क जो होता है ये हमारा काटने का होता है। ठीक है, ये हमारा का क्या होता है, काटने का। और ये होते हैं कैनाइन, जो नुकीले दांत होते हैं, जो शेर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आपके जो लाइन होता है उसमें जो सबसे चीड़-फाड़ करने के लिए आपके दांत होते हैं वो कैनाइन होते हैं। तो पहले काटने का, फिर आपका कुतरने का या चीड़-फाड़ करने के लिए होते हैं। और ये अग्रचमड़क जो होते हैं आपके, ठीक है, चबाने के लिए। और ये होते हैं पीसने के लिए। जो मोलर्स होते हैं वो पीसने का काम करते हैं। जैसे हम अमरूद खाते हैं, तो अमरूद को हम क्या करेंगे, पहले काटेंगे, तो यानी इंसाइसर, फिर बाद में हम समस्त दांतों का प्रयोग करेंगे। रोटी को भी हम क्या करते हैं, पहले काटते हैं, फिर समस्त दांतों का प्रयोग करते हैं। जैसे चना चबाना हो गया, तो चबाने का वर्क हो गया प्रीमोलर का, लेकिन पीसने का काम किसका हो गया, चमड़क का, यानी हमारे मोलर्स का। चाइल्ड डेंटल फार्मूला की हम बात कर लेते हैं। जो बच्चे का दंत सूत्र होता है वो 2102/2102 और इंटू 2 होता है आपका। यहाँ पे आप सजा सकते हैं ICPM, इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, जो कि यहाँ पे आपको बता रखा है। तो बच्चे में जो दांत होते हैं वो आपके मिल्क टीथ वाले ही होते हैं, जो कितने होते हैं, जिनकी संख्या 20 होती है। ठीक है, अब यहाँ हम बात करते हैं आपके जो ह्यूमैनिक वयस्क का जो दंत सूत्र होता है वो होता है आपका 2123/2123 और 2 से, क्योंकि चाप हमारी कितनी है, 2 हैं, तो 2 पेयर हैं, तो इसीलिए हम 2 से उसे क्या कर देंगे भाई, गुणा कर देंगे आपके। तो यहाँ भी आपके इंसाइसर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर कितने हैं, इस टाइप से रखे हुए हैं। तो डायरेक्ट ये आपके 32 हो जाएंगे। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि वयस्क में आपके प्रीमोलर की संख्या कितनी है, तो प्रीमोलर की संख्या हो जाएगी 2 और 2 कितने हो गए, 4, और 4 दूनी कितने हो गया भाई, 8 हो गए। अगर आपसे इसी टाइप से ये प्रीमोलर हो गए, अगर आपसे ऐसे ही पूछता है मोलर की संख्या कितनी है, तो मोलर में 3 ये ऊपर हो गए और 3 ही आपके क्या नीचे हो गए, 6 हो गए। और 6 और चाप हमारी तो 2 टाइप की हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। तो 12 सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है आपका कि चवर्णक दांत आपके एक वयस्क में कितने होते हैं, तो 12 होते हैं आपके। जीवन में जो दांत आपके एक बार जमते हैं वो आपके 12 दांत होते हैं, और जीवन में 2 बार दांत जमते हैं वो आपके 20 दांत होते हैं। टोटल लगा के कितने हो गए, 20 और 12 32 दांत हो गए। यानी मिल्क टीथ कितने होते हैं, 20 होते हैं। एंड परमानेंटली कितने होते हैं आपके, 12 होते हैं। टोटल अगर आपसे पूछता कितने होते हैं, 32 होते हैं। आगे हम बात करते हैं दांतों से संबंधित। दांत जो हमारा भाग होता है, 3 भाग होते हैं दांत के, यानी जो डिवाइड किया जाता है दांत को 3 भाग होते हैं। मान लीजिए एक दांत है ये, और इसमें 3 लेयर होंगी। ये बाहर वाला जो लेयर होता है ये एनामल होता है, यही हमारा क्या होता है, एनामल होता है। जो
मानव शरीर की सबसे क्या है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा, सबसे मजबूत जो लेयर है वो आपकी क्या है, एनामल है, जो स्लाइडली येलो होती है। और इसी में फ्लोराइड की कमी जब हो जाती है तो दांत आपके क्या हो जाते हैं, चटक जाते हैं। जो फ्लोरीन या फ्लोराइड की कमी हो जाती है तो दांत आपके चटक जाते हैं। जो बीच वाला मध्य भाग दिख रहा है इसे हम निक बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, निक, यानी हमारा ग्रीवा। और ये हमारे रूट यानी जड़ें होती हैं। जो पायरिया रोग लगता है वो आपकी जड़ों में ही लगता है। तो ये दांत जो मैंने बनाया है ये कौन सा आप पहचान सकते हैं। अभी मैंने बताया था नुकीले दांत कौन से होते हैं हमारे, तो कैनाइन होंगे, यानी आपके जो चीरने फाड़ने का, गन्ना छीलने का काम करेंगे वो सब आपका क्या करेंगे, कैनाइन करेंगे। तो दांतों के ऊपर शिखर कौन सा रहता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि दांतों के ऊपर शिखर कौन सा रहता है, तो दांतों के ऊपर जो शिखर रहता है वो हमारा रहता है एनामल, जो हमारे शरीर का सबसे क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर है हमारा। आगे बात करते हैं भाई, तो दांतों से संबंधित जो बीमारी है वो पायरिया है। पायरिया में क्या होता है, आपको दांतों से गम एंड ब्लड दोनों आपके निकलने लगते हैं, यानी पस भी होता है और आपका जो ब्लड है निकलने लगता है। और इसमें जो एक परजीवी वर्ग करता है, जो हमारा एक प्लूटोजोआ संघ का वर्ग है हमारा। प्लूटोजोआ संघ का एक जीव है जिसे एंटेमीबा जिंजाबेलिस कहते हैं आपका, ठीक है। तो ये जीवाणु के, और बैक्टीरिया कौन सा होता है, बैक्टीरिया नेम जो होता है एंटेमीबा जिंजाबेलिस। ऐसे याद रख सकते हैं कि पायरिया लग जाता है तो झंझनाहट होती रहती है, तो जिंजाबेलिस आप ऐसे याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम टंग की, कि टंग का रोल हमारे क्या है। अगर टंग का बहुत बड़ा रोल, अगर ज़्यादा बोल गई तो पिटवा के मानेगी। तो यहाँ से हम देख लेते हैं आपका टंग। तो जीभ हमारे अगर बात करते हैं एक सामान्य व्यक्ति में जो जीभ होती है वो लगभग 7 इंच से लेकर 11 इंच तक आपकी होती है, 7 इंच से लेकर 11 इंच तक होती है। तो जीभ पे हम स्वाद के अनुसार हमने जीभ को ये बांटा है। जीभ का कार्य क्या है, कुछ शब्दों का बोलना, दांतों की साफ सफाई करना और भोज्य पदार्थ को आपका लुगदी के रूप में बनाना और स्वाद का पता लगाना। जो भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उनमें क्या है, स्वाद का पता लगाना। तो जीभ के जो अग्रभाग पर है, जो आपको ये अग्रभाग है इसे हम अग्रभाग कहते हैं। तो अग्रभाग पर कैसा स्वाद होता है हमारा, मीठा होता है। अग्रभाग पर जो स्वाद होता है वो स्वीट होता है आपका, मीठा होता है। मध्य भाग की हम बात करेंगे, तो ये मध्य भाग आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है, मध्य भाग पे कैसा होगा, तो साल्ट होगा यानी नमकीन होगा हमारा। और जो पश्च भाग पे होगा, ठीक है, पश्च भाग पे आपका होगा, तो पश्च भाग पे कैसा स्वाद होगा, तो बीटर होगा यानी कड़वा होगा आपका। और दोनों साइडों में कैसा होगा आपका, खट्टा होगा। यहाँ हम बात करते हैं टेस्ट जो बर्ड्स की बात करते हैं, स्वाद कलिकाओं की बात करते हैं। तो जीभ पर जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं ये आपकी हैं मेल की। अगर हम फीमेल में बात करते हैं कि स्वाद कलिकाएँ कितनी होती हैं, तो लगभग 10,000 होती हैं। इसीलिए फीमेल जो होते हैं उन्हें ज़्यादा तीखा या खट्टा ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि उनके ऊपर जो स्वाद कलिकाएँ होती हैं, जो टेस्ट बर्ड होते हैं वो आपके क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं, लगभग 10,000 तक होने की संभावना रहती है। आगे हम बात करते हैं, जो हमारी लार ग्रंथि निकलती है लगभग 24 घंटे में 1.5 लीटर निकलती है। जो सलाइवा है वो 1.5 लीटर निकलता है। इस 1.5 लीटर में आपका क्या क्या होता है हम ये बात कर लेते हैं। इस 1.5 लीटर में आपका 99% आपका क्या होगा, जल होगा। 99% आपका जल होगा और 1% आपका क्या होगा, एंजाइम्स होता है। 99 पॉइंट आपका जल होता है और 1% क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। जो हमारे पाचक रस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं हम यहाँ बात कर लेते हैं। तो पाचक रस में हमारा एक हो जाएगा एमाइलेज, एक हो जाएगा लाइसोजाइम और एक हो जाएगा टाइलिन। ये 3 आपके होंगे जो लार ग्रंथि से निकलेंगे। 2 प्रकार के एंजाइम यहाँ पे लिख रखा है, तो 3 आपके हो जाएंगे। 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमारा एमाइलेज का वर्क क्या है। जो हमारा एमाइलेज का वर्क क्या है, कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में परिवर्तित करता है। टाइलिन भोजन में उपस्थित स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करता है। अगर आपसे पूछता है टाइलिन का वर्क क्या है, तो भोज्य पदार्थ में जितना भी मंड खाते हैं, स्टार्च खाते हैं, या आपने देखा होगा जो कैप्सूल होता है हमारा, जो कैप्सूल होता है कैप्सूल का जो कवच बना होता है वो भी स्टार्च, या हम चावल खाते हैं तो चावल में भी जो मांड होता है तो स्टार्च होता है, वो उसका जो पाचन करता है वो हमारा टाइलिन करता है और चेंज कर देता है किसमें, आपका इसे माल्टोज शर्करा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद में ये कहता है अब मेरा काम जो था यहीं तक था, इसके बाद में आपका वर्क करता है एमाइलेज, और एमाइलेज उसी कार्बोहाइड्रेट की शर्करा को परिवर्तित करने के बाद में ग्लूकोज में चेंज कर देता है। लाइसोजाइम का वर्क क्या है हम ये देख लेते हैं।
नाम ही निकल रहा है उसका लाइसोजाइम। जाइम का मतलब जम से है, यानी बैक्टीरिया जम के रूप में कार्य करता है, एंटी बैक्टीरियोजम के रूप में वर्क करता है लाइसोजाइम। जैसे हम कुछ भोज्य पदार्थ खा लेते हैं तो उस भोज्य पदार्थ में छोटे मोटे आपके क्या हैं, बैक्टीरिया रह जाते हैं, जीवाणु रह जाते हैं, तो उन्हें मारने का कुछ हद तक कार्य करता है कौन, लाइसोजाइम करता है। ये भोजन आपका जो होगा अब इस ग्रास नली के माध्यम से वो पहुंच चुका होगा कहाँ, आपका अमाशय में, और अमाशय में ही आपके जठर रस पाए जाते हैं। जठर रस में 3 शामिल हैं। तो यहाँ से हम बात करेंगे अब अमाशय की। अमाशय पे हम थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। ये जो बाल्व आपको दिख रहा है ये हमारा कार्डियक बाल्व होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सा बाल्व होता है, कार्डियक बाल्व होता है। ये वाला बाल्व कौन सा होता है, पाइलोरिक बाल्व होता है, जो छोटी आंत और अमाशय के मध्य लगा रहता है, ये ग्रेशनी, ये कार्डियक बाल्व है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइलोरिक बाल्व, पाइलोरिक बाल्व हो जाएगा ये, जो अमाशय और छोटी आंत के बीच में लगा रहेगा। और ये जो फूला हुआ भाग दिख रहा है ये हम फुल डिक कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फुल डिक। ये हमारा जो फूला हुआ भाग दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं, फुल डिक कहते हैं। ये फूला हुआ भाग फुल डिक ऐसे याद रख सकते हैं, फुल डिक, ये फुल डिक फूला हुआ भाग है। हम बात करते हैं यहाँ जो भोजन आएगा उस भोजन को हम क्या कहेंगे, यानी जो मुंह में पचा हुआ भोजन होगा उसे बोल बोल के हम बोल देते हैं बोलस। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है जो मुंह में जो पचा हुआ भोज्य पदार्थ ग्रास नली के माध्यम से अमाशय में आता है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। और जो इसमें भोज्य पदार्थ होगा उसे हम आपका काइम कहते हैं। आपका सिंपल सा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि जो मुंह से पचा हुआ भोज्य पदार्थ है उसे हम क्या कहते हैं, बोलस। और फिर हमारा काइम फिर काइल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हम बात करते हैं अमाशय की। यह जय शेवी नुमा एक संरचना है, इसमें 3 से 4 घंटे खाना रुकता है। यहाँ पर 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं, पाचक रस निकलते हैं, जो हमारे क्या है, पेप्सिन है, HCl है और रेनिन है। तो यहाँ जो आपके 3 प्रकार के पाचक रस होंगे वो हमारे वर्क क्या करेंगे ये देख लेते हैं। तो रेनिन, सबसे पहले हमारा पेप्सिन का वर्क हम देख लेते हैं। पेप्सिन का वर्क क्या है, हम भोज्य पदार्थ में प्रोटीन अगर लेते हैं, मान लीजिए हमने कोई सोयाबीन लिया है या कोई प्रोटीन का और अन्य स्रोत लिया है, तो उस प्रोटीन को जो पाचन करता है वो हमारा क्या करता है, पेप्सिन। और इस प्रोटीन को तोड़ देता है आपका पेप्सिन, जो आपका यानी आपका एंजाइम से है, और तोड़ देगा किस में, प्रोटीएजेज में, और प्लस पेप्टोन्स में तोड़ देगा आपका। और कह देगा अब मेरे बस की नहीं है, इतना ही मेरा काम है, ये ही मैं कर सकता हूँ आपका। आगे बात करते हैं जो हमारा बी है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो बैक्टीरिया आपके ऊपर से बच रहे थे, जिन्हें आपका जो मुंह से आपका निकल रहा था लाइसोजाइम, जो लार ग्रंथि से निकल रहा था लाइसोजाइम, तो लार ग्रंथि हमारी 3 पेयर हैं, यानी 6 लार ग्रंथियां हैं। उन 6 ग्रंथियों से 1.5 लीटर जो सलाइवा आपका निकल रहा था, उस सलाइवा में 99% जल था और 1% क्या था, हमारा एंजाइम्स था। तो उसमें लाइसोजाइम जो बैक्टीरिया को छोड़ देता है, तो उन अतिरिक्त बैक्टीरियाओं को मारने का जो वर्क करता है वो हमारा करता है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पे भोज्य पदार्थ को क्या है, कुछ अवशिष्ट तत्वों में भी तोड़ने का भी कार्य करता है। आगे हम बात करते हैं रेनिन की। तो रेनिन क्या वर्क करता है, दिस मिल्क प्रोटीन इज चेंज बाय कर्डिंग ऑफ मिल्क। या मिल्क प्रोटीन में कैसीन, जो जिसके कारण आपका दूध सफ़ेद दिखता है, वो हमारा कैसीन प्रोटीन होता है। तो दूध से दही के रूप में परिवर्तित करने का कौन कार्य करता है, ये हमारे शरीर में। और ये क्रिया सबसे ज़्यादा छोटे बच्चों में, नवजात शिशुओं में सबसे ज़्यादा आपकी होती है कि उन्हें आप अगर दूध पिलाते हैं तो क्या है, अगर वॉमिट होता है यानी उल्टी होता है तो आपका क्या है, तुरंत ही आपका दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो वो आपका क्या कर देता है, रेनिन कर देता है। तो रेनिन की क्रिया सबसे ज़्यादा किसमें संपन्न होती है, आपकी छोटे बच्चों में आपकी ये क्रिया संपन्न होती है आपकी। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, तो ये आपके एक बना दिया यहाँ पर एक रिएक्शन टाइप की आपकी, तो इसे याद कर सकते हैं ऐसे। अब आपसे देखो क्वेश्चन यहाँ पूछ लेता है, वाइट जो मिल्क होता है वो तो कैसीन के कारण होता है, लेकिन गाय का तो दूध वाइट नहीं होता है, तो ये किसके कारण होता है, तो ये होता है केराटिन प्रोटीन के कारण। ये किसके कारण होता है, केराटिन प्रोटीन के कारण आपका होता है। जो गाय का दूध हल्का पीला होता है वो केराटिन प्रोटीन के कारण होता है आपका, ना कि कैसीन के कारण। बात करते हैं हम यकृत की। ठीक है, थोड़ा पढ़ लेते हैं, वैसे यकृत को भी एक साथ ही पढ़ते हुए चल लेंगे।
हमारे शरीर की क्या है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, और इसका जो अध्ययन करते हैं वह हेपेटोलॉजी में करते हैं। अब बात करते हैं दूसरी जो सबसे बड़ी ग्रंथि, वो पैनक्रियाज है। हम अभी बात करेंगे। इसका जो वजन होता है लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम का होता है। फंक्शन क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन है, यानी विषाक्त पदार्थों को अविषाक्त करना है इसका। लीवर जो हमारा क्या करता है, बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, यानी बाइल जूस निकालता है आपका। पित्तरस निर्माण करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है पित्तरस का निर्माण कौन करता है, तो लीवर करता है, लेकिन ये एकत्रित कहाँ होता है, तो गाल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में आकर जमा हो जाता है। तो 2 प्रकार के बाइल पिगमेंट जो निर्माण करता है हमारा लीवर, एक बिलिरुबिन है और बिलिरुबिन है। तो यहाँ पे जो हल्का पीला होता है, स्लाइडली येलो होता है, इसके पीएच मान की भी हम बात करेंगे। बिलिरुबिन जो एक सामान्य व्यक्ति में होता कितना है, बिलिरुबिन की मात्रा अगर सामान्य व्यक्ति की हम बात करते हैं, एक नॉर्मल जो कैंडिडेट है उसमें जो आपका बिलिरुबिन होता है 1.0 mg/dl होता है, mg मिलीग्राम प्रति डेकालीटर होता है आपका। अगर ये बढ़ जाता है तो शरीर के संपूर्ण भाग में आपका क्या है, पीला पड़ जाता है, और जिसे हम जॉइंडिस या पीलिया कहते हैं। पीलिया आपके भी प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स ऑफ जॉइंडिस, जॉइंडिस ए, जॉइंडिस बी, जॉइंडिस सी, उस पर भी हम बात करेंगे आगे चल के। बात करते हैं पैनक्रियाज की। तो पैनक्रियाज में हम बात कर रहे हैं आपका अग्नाशय बोलते हैं इसे, वो अमाशय था अग्नाशय, यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है अमाशय और अग्नाशय में आपका। तो अमाशय आपका एक पाचन तंत्र से संबंधित है, वो ग्रंथि नहीं है, और ये एक ग्रंथि के रूप में वर्क करेगी। तो यहाँ से हम डायग्राम में देख सकते हैं, थोड़ा डायग्राम में आपको ये दिखा देते हैं पैनक्रियाज आपका कहाँ पर भाग है। पहले भी बताया था लेकिन यहाँ पर हम फिर बता रहे हैं आपको। पैनक्रियाज जो आपको ये दिख रहा है भाग छोटा सा, ये आपके पत्तीनुमा संरचना जो दिख रही है, यही हमारी अग्नाशय है, यही आपकी क्या है, पैनक्रियाज है। ठीक है, यही क्या है, पैनक्रियाज है। तो यहाँ से 5 प्रकार के पाचक रस निकलेंगे, और ये मिश्रित ग्रंथि है। तो मिश्रित ग्रंथि का मतलब होता है अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो इसमें बात करेंगे तो यानी इसमें क्या है, आपका हार्मोन्स भी निकलेंगे और एंजाइम्स भी, यानी पाचक रस भी निकलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की दीपिका। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीपी कहलाता है, यानी जो इसके अंदर एक अवशिष्ट भाग होता है उसे हम आइलेट ऑफ लैंगरहैंस द्वीप कहते हैं। और इस लैंगरहैंस द्वीप में 3 प्रकार की शेल और 2 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं आपके। और इसका जो पीएच मान होता है वो लगभग 7.5 से लेकर 8.3 तक होता है, जो स्लाइडली येलो होता है। यानी यहाँ पर आपसे पूछ लेता है कैसा होता है, स्लाइडली येलो होता है। जो सेल होते हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बहुत हैं। अल्फा सेल से जो निकलता है ग्लूकागोन, जो ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। बीटा सेल से इंसुलिन, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार पूछ लेता है। जो मधुमेह रोग हो जाता है, इंसुलिन हो जाता है, जो डायबिटीज़ हो जाता है, वो किस सेल पे प्रभावित करता है, तो बीटा सेल पे। किस ग्रंथि पे प्रभावित करता है, तो पैनक्रियाज पे आपका ये प्रभावित करता है। अल्फा सेल हो गया आपका बीटा सेल। बीटा सेल हमारा है इंसुलिन की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करता है और रक्त में नियंत्रित बनाए रखता है। गामा सेल का हमारा क्या काम है, सोमेटोस्टेटिन। और गामा सेल जो हम बोलते हैं सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन्स निकलता है, जिनका वर्क है ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा को नियंत्रित करना। अल्फा सेल पे हम बात कर रहे हैं तो ग्लूकागोन देखो यहाँ पर अभी बता ही चुके हैं, ये हार्मोन्स क्या है, सिक्रेशन करता है। बीटा की हम बात करते हैं तो इंसुलिन की मात्रा को यानी सिक्रेशन होता है, और इंसुलिन की मात्रा प्रमुख कार्य क्या है, ग्लूकोज में नियंत्रित करना। डायबिटीज़ को एक सामान्य व्यक्ति में जो एक सामान्य लेवल जो होता है डायबिटीज़ का, वो खाली पेट होता है आपका 70 से 110 mg/dl यानी मिलीग्राम प्रति डेकालीटर होना चाहिए फास्टिंग टाइम, खाली पेट। और आफ्टर मेल्स यानी भोजन के बाद में, हम खाने के बाद में कितना तक होना चाहिए, 160 से अधिक नहीं होना चाहिए आपका। अगर ग्लूकोज का लेवल सामान्य से अधिक हो जाता है तो वही हमारा क्या कहलाता है, डायबिटीज़ कहलाता है, मधुमेह कहलाता है और शुगर कहलाता है, जो अपनी भाषा में कह देते हैं। इंसुलिन की जो खोज की है वो बेटिंग और ब्रेस्ट ने की है। इंसुलिन का जो उपचार हम कर सकते हैं डहलिया के वृक्ष की छाल से, वृक्ष से यानी छाल से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि लगभग डायबिटीज़ की दवाई जो प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं, डहलिया की छाल से। और हमारे यहाँ पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं। विश्व स्तर पे बात करोगे तो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं।
देखते हैं यहाँ पर आपका अग्नाशय यानी पैनक्रियास निम्नलिखित अग्नाशय पाचक रस होता है जिनमें 5 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। 5 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारा छोटा पॉइंट ये भी छूट गया था। अग्नाशय रस में लगभग 95% क्या होता है, हमारा जल होता है और 5% तक हमारा क्या होता है, लवण और एंजाइम्स होते हैं आपके। ठीक है, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं आगे। तो 5 प्रकार के आपके हार्मोन्स निकलते हैं। वो हार्मोन्स कौन कौन से हैं? तो हमारा ट्रिप्सिन है जो आपका वर्क करेगा प्रोटीन पे, एमाइलेज है ये वसा पे वर्क करेगा, लाइपेज है। ठीक है, तो ये हमारे प्रमुख हैं। तो हम बात करते हैं इन पे, पूर्ण पाचक रस हम बोलते हैं। इनमें से देखो जिनमें भी एस लग जाता है वो हमारे समस्त क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, और जिनमें भी सीन लग जाए वो प्रोटीन पाचक होंगे, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, अभी हम पढ़ चुके हैं पेप्सिन, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन पढ़ेंगे छोटी आंत से। तो जिनमें भी सीन लग जाए वो समस्त आपके क्या हो जाएंगे, प्रोटीन पाचक रस हो जाएंगे। वो प्रोटीन पे ही वर्क करेंगे 101% आपका। और जिनमें भी एज लग जाएगा, याद रख लीजिए शॉर्ट ट्रिक में आपका, वो एंजाइम्स पे वर्क करेंगे, कोई ना कोई एंजाइम्स का पाचक करेंगे, कोई ना कोई एंजाइम का सिक्रीशन करेंगे। ट्रिप्सिन पे हम वर्क करते हैं या प्रोटीन पाचक रस है, और इसमें जो वहाँ से पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेस बच गया था उसे अमीनो एसिड में परिवर्तित करने का काम करता है। उसे क्या करता है, अमीनो एसिड में परिवर्तित काम करने का काम करता है। बात करते हैं एमाइलेज की या कार्बोहाइड्रेट पाचक रस है। जो वो कार्बोहाइड्रेट जो वहाँ से माल्टोज बच गया था, उस माल्टोज को आपका जो परिवर्तित करेगा वो सुक्रोज में परिवर्तित कर सकता है, माल्टोज में और लैक्टोज में। यानी आप अगर आपने चीनी लिया तो सुक्रोज में कर देगा, आलू लिया है तो माल्टोज में चेंज कर देगा, और अगर आपने दूध पिया है तो लैक्टोज शर्करा में क्या कर देगा, उसे परिवर्तित करने का काम करेगा कौन, एमाइलेज आपका। आगे बात करते हैं हम लाइपेज की। तो लाइपेज क्या वर्क करता है, लाइपेज लैपी एसिड से याद रख सकते हैं, यानी लिपिड्स का यानी पाचन करेगा, यानी वसा का पाचन करेगा। और यह वसा को क्या करता है, यानी फैटी जो होगा हमारा, जो फैट होता है उसे क्या कर देता है, फैटी एसिड प्लस आपका ग्लिसरॉल में बदल देता है आपका। ये इसका मेन फंक्शन है आपका। आगे हम बात करते हैं माल्टोज का। तो यह आपका क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में और ग्लूकोज को ग्लूकोज में ही ब्रेक डाउन कर देता है और प्रत्येक सेल तक पहुंचाने का, उसके बाद प्रत्येक सेल तक ग्लूकोज आपका चला जाता है। आगे हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, यानी छोटी आंत की। छोटी आंत लगभग 6 से 6.5 मीटर तक की होती है आपकी, और चौड़ाई की हम बात करते हैं 2.5 सेंटीमीटर की होती है। निम्नलिखित 3 भागों में बटी होती है, हमारा ड्यूडेनम, जुजुनम और इलियम, यानी पक्वाशय, इलियम और श्रोणि फलक। ड्यूडेनम का हम बात करते हैं यू आकार की, अगर आपसे पूछता है, या यू आकार की या शी आकार की एक संरचना होती है आपकी ड्यूडेनम पक्वाशय। और भोजन इसमें भी कुछ मात्रा में पाचन हो जाता है आपका। तो यहाँ पे बात करते हैं छोटी आंत से आपके 4 टाइप्स के क्या एंजाइम्स निकलते हैं। जो देखो ये सीन लग गया, तो जहाँ पर भी सीन लग गया तो यानी प्रोटीन पे वर्क करेगा, या प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम से, या प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम से, या प्रोटीन को पेप्टोन्स प्लस प्रोटीजेस में तोड़ देगा और अमीनो एसिड में परिवर्तित कर देगा। यहाँ तोड़ने के बाद में आपका चेंज कर देगा CHONPS में। तो आपसे पूछ लेता है अमीनो एसिड जो प्रोटीन की सूक्ष्म इकाई क्या है, अमीनो एसिड। लेकिन अमीनो एसिड है क्या, तो अमीनो एसिड है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर का एक कंपाउंड के रूप में बंधा हुआ है। तो अमीनो एसिड में ये 6 टाइप्स के आपके एलिमेंट्स होते हैं। बात कर रहे हैं आपके प्रोटीन्स को अमीनो एसिड में तोड़ देता है। आगे हम सुक्रोज की बात करते हैं। तो यह सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में विखंडित कर देता है। फिर हम लैक्टोज की बात करते हैं या लैक्टेज की हम बात करते हैं। तो एस लग गया तो इसका मतलब क्या है, कार्बोहाइड्रेट पाचक रस है, एंजाइम से वर्क कर रहा होगा। तो ये मिल्क शर्करा यानी ग्लूकोज को लैक्टोज में परिवर्तित कर देता है। हम लाइपेज की बात करते हैं तो बसा फैटी एसिड पे वर्क करेगा, जो कि हम पीछे पढ़ चुके हैं। छोटी आंत में प्रमुख आपकी अवशोषण यानी एक इलियम नामक अतिरिक्त सतह अनेक उंगली यानी फिंगर टाइप्स स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम उन्हें क्या बोलते हैं, छोटी आंत में जो फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें हम बिली या बिलाई कहते हैं आपका। बड़ी आंत की लंबाई हमारी लगभग 1.5 से 2 मीटर की होती है, 2.5 मीटर तक की कहीं कहीं किताबों में दे रखी है। ये भी 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम हमारा जो भाग है, सीकम पर फिंगर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं और जिसे हम बोलते हैं अपेंडिस आपका। यह मनुष्य का एक हमारा क्या है, वेस्टेस ऑर्गन है यानी अवशेषीय अंग है। फिर हम कोलन की बात करते हैं आपका, कोलन और इलियम
में कोलन से जोड़ पर एक बाल्व कार्य करता है हम जिसे हम बोलते हैं एलियोसिकल बाल्व, जिसे हम क्या बोल देते हैं आपको, एलियोसिकल बाल्व होता है हमारा। तो ये आगे आ जाता है हम रेक्टम, इसे हम दिखा देंगे एलियोसिकल बाल्व कहाँ पर होगा, अभी डायग्राम में हम फिर बता देंगे आपको। रेक्टम यानी मलाशय और अवशिष्ट भोज्य पदार्थ क्या है आपका बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हम बात करते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या होगा हमारा पाचन तंत्र की क्रिया जो विधि होगी, पहले अंतःग्रहण होगा यानी खाना अंदर जाता है, फिर उसका पाचन होगा, पाचन के बाद में कुछ अवशोषण होगा यानी अवशोषित भोज्य पदार्थ में जितनी भी आपका मटेरियल है हमारा अच्छा वो आपका क्या है ग्रंथियाँ निकाल लेती हैं। फिर स्वांगीकरण होगा आपका, ठीक है, और फिर हमारा क्या होगा वायुगमन होगा यानी पचा हुआ भोज्य पदार्थ क्या है अवशेषी रूप में बाहर निकल जाएगा आपका। तो दिखा देते हैं आपका ये जो बाल्व है आपका कहाँ पर है, एलियोसिकल जो बाल्व है हमारा हम दिखाते हैं आपको, ये डायग्राम में जो आपका दिखेगा। तो डायग्राम में इसे हम दिखाते हैं आपको, ये बाल्व आपको कहाँ मिल सकता है देखने को। देखिए ये जो आपका दिख रहा है, ये जो हमारा दिख रहा है क्षुद्रांश और बृहद्रांश, थोड़ा जूम कम कर लेते हैं। ये जो भाग दिख रहा है ये वाला, तो इस भाग में ही आपका लगा होता है यानी छोटी आंत बड़ी आंत के बीच में जो बाल्व लगा होता है वो एलियोसिकल बाल्व होता है। जो क्योंकि छोटी आंत तो पतली होती है और बड़ी आंत मोटी होती है, तो बड़ी आंत से छोटी आंत यानी पतले भाग से अगर मोटे भाग में कोई जल भी जा रहा है अगर, तो आपका क्या है वापस आने की संभावना रहती है। तो इसीलिए एलियोसिकल बाल्व क्या है उसे बंद कर देता है। तो छोटी आंत से जैसे भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जाने के बाद में भोजन आपका इधर से होते हुए पाच होते हुए और एनएस के माध्यम से, एनएस के यानी मल द्वार के माध्यम से, ये रेक्टम है, और एनएस के माध्यम से आपका क्या है वेस्टेज ऑर्गेन्स निकल जाता है आपका। जो ये आपको दिख रहा है वर्मी फॉर अपेंडिक्स, यही हमारा क्या है वेस्टेज ऑर्गेन है। तो ये हमारा थोड़ा सा टॉपिक था। अब इसे आप 1-2 बार वीडियो को रिपीट करना, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अगर जो समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, और समझ में आता तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।